Hello friends, welcome back in Chemist tutorial of Floating Gyansala. Take education in rhyme because lotus flourish in slime. Today's chapter is Kingdoms, Kings and an Early Republic. Class 6 chapter number 5. रिपब्लिक रिपब्लिक उन्हें कहा जाता है जिसमें क्या होता है कि सिटीजन्स जो होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं वोट कास्ट करने के बाद। और आइए हम जानते हैं कि लोग जो हैं वोट कास्ट करने के दौरान मतलब ऐसे कंट्रीज़ को रिपब्लिकन कंट्रीज़ कहते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इलेक्शन डे, शंकरन जब उठा तो उसने देखा कि उसके दादाजी जो हैं वो उठ के उसके दादा और दादी दोनों तैयार हो चुके हैं, वो वोट देने जा रहे थे। वे लोग पोलिंग बूथ पर जल्दी पहुंचना चाहते थे। शंकरन ये जानना चाहता था कि वे लोग क्यों एक्साइटेड हैं वोट देने के लिए। तब दादाजी ने एक्सप्लेन किया कि हम लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं और आज वही मौका है, इसलिए हम लोग पोलिंग बूथ पर जल्दी पहुंचना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि एक रिपब्लिकन कंट्री यानी कि जैसा कि अभी रिपब्लिक चल रहा है, हम लोग एक रिपब्लिकन कंट्रीज़ में होता ये है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे मेनली इन्हें सिटीजन्स के थ्रू चुना जाता है। और ये सिटीजन्स क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें इलेक्शन होता है तो लोग जो है वोट कास्ट करते हैं। इंडिया इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, अमेरिका भी है, जहाँ पर वोट कास्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है। लेकिन हाउ सम मेन बिकम रूलर, तो बात अगर हम करें पुराने समय की, तो उस समय रूलर ऐसे नहीं चुने जाते थे, बल्कि जो रूलर्स होते थे वो सिर्फ होर्स सेक्रीफाइसेस करके रूलर बन जाते थे या राजा बन जाते थे। तो इसमें होता ये था कि ये जो होर्स सेक्रीफाइस करने वाले रूलर होते थे ये अपने घोड़े को छोड़ते थे और घोड़ा सजा धजा होता था, उसके पीछे पीछे उस रूलर के गार्ड चलते थे और वो जिस एरिया तक घूम जाता था उस एरिया तक उस राजा का शासन हो जाता था। या फिर यूँ कहें कि अगर वो घूमते घूमते किसी अदर राजा के किंगडम में चला जाता था, तो अगर वो राजा अगर अपने किंगडम से उसे क्रॉस करने देता था, तो कहने का मतलब है कि जो होर्स सेक्रीफाइस करने बैठा रूलर है वो उसका उसकी अधीनता जो है वो राजा स्वीकार कर रहा है जो उस घोड़े को अपने किंगडम से क्रॉस करने दे रहा। और अगर नहीं करने देने होता था तो उस शर्त पर क्या होता था कि वो घोड़े को बंदी बनाता था और इस कारण से युद्ध होते थे। तो मेनली ऐसा एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रामायण से कि जब श्री रामचंद्र जी बैठे थे हॉर्स सेक्रीफाइस पर, तो लवकुश ने क्या किया था कि अश्वमेध यज्ञ के दौरान उनके घोड़े को पकड़ा था और इस कारण से उन्हें लवकुश के साथ युद्ध करना पड़ा था, उनकी सेना को, और बाद में वो खुद भी आए थे। तो ये एक एग्जाम्पल है। और उसके अलावा ये जो अश्वमेध यज्ञ होती थी ये अपने आप को स्ट्रॉन्गर साबित करने की बात होती थी। और मेनली जो राजा अपने यहाँ से इन घोड़ों को क्रॉस करने देते थे उन्हें अश्वमेध यज्ञ में इनवाइट किया जाता था और बाकायदा वो गिफ्ट भी लेकर के आते थे। ट्रेंड प्रीस्ट को इसके लिए मतलब पूजा करने के लिए रखा जाता था, वो हाइम्स चैंट करते थे और इस सेक्रीफाइसेस करवाते थे। घोड़े की आहुति के अलावा बहुत सारी चीज़ों की इसमें आहुतियाँ दी जाती थी और जो पुजारी इस रिचुअल को करवाते थे उसको भी गिफ्ट दिए जाते थे या रिवॉर्ड दिए जाते थे। उसके अलावे जो है बहुत पावरफुल रूलर्स वो राजा धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता था और मेनली जो है वो जो राजा उनकी अधीनता स्वीकार करते थे और इनवाइट किए जाते थे वो गिफ्ट भी लेकर के आते थे।
राजा मेनली सेंट्रल फिगर होता था। वो रिचुअल में बैठता था। उसके लिए स्पेशल सीट होता था एक थ्रोन के जैसा, जो इस पर टाइगर स्किन या फिर यूँ कह सकते हैं कि वो शेर की खाल पर बैठता था। और उसके साथ एक चैरिएटर होता था। चैरिएटर वो पर्सन होता था जो उस रूलर का या उस राजा के इतिहास के बारे में बताता था, यहाँ तक कि वो उसके साथ युद्ध भूमि में या बैटल फील्ड में भी मौजूद होता था। और वो उसके चैंटेड टेल्स को, उसकी ग्लोरीज को, उसके सक्सेस को डिफाइन करता था। और इस हिसाब से उसके बारे में लिखा जाता था। और जैसा कि हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, मेनली उसकी जो पत्नियां होती थी और उसके जो बेटे होते थे, वो माइनर रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे। और ये चैरिएटर जो है इस तरीके से उस राजा के मतलब राजा के जीत का या उनके इतिहास का बखान करते थे। अदर जो राजा होते थे सिंपली स्पेक्टेटर्स होते थे, यानी कि वो केवल बैठ करके उस परफॉर्मेंस को, उस सेक्रीफाइस को देखते थे। और जो पुजारी होते थे ये रिचुअल परफॉर्म करवाते थे। ये उस राजा को नहलाते थे गंगा जल से। और उसके अलावे विश्य और वैश्या जो होते थे इसमें पार्टिसिपेट करते थे। और जब वो आते थे तो वो भी गिफ्ट लेकर के आते थे। और उसके अलावे शूद्रास को पृष्ठ के द्वारा आने की मनाही थी, क्योंकि वो शूद्रास जो होते थे उन्हें अनटचेबल समझा जाता था और वो लोग ऐसे सेक्रीफाइसेस में भाग नहीं लेते थे। शूद्रास की सबसे बड़ी खास बात हम बताएं तो उन्हें अनटचेबल कहा जाता था। पुजारी उन्हें ऐसा मानते थे कि अगर हम को अगर ये छू दें या हम इनसे किसी तरीके से टच हो जाएं तो उन्हें इसके लिए नहाना पड़ता था। बात करें वर्णास की तो वर्ण चार तरह के होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ माने जाते थे और ब्राह्मण खुद को श्रेष्ठ बताते थे। ब्राह्मण जो थे उनसे मेनली यही एक्सपेक्टेशन रखा जाता था कि वो टीचिंग करेंगे, यानी कि बच्चे लोगों को पढ़ाएंगे, वेदास की जानकारी देंगे, वेदास के परफॉर्मेंस को, सेक्रीफाइसेस को लोगों के बीच में स्प्रेड करेंगे, लोगों को पढ़ाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, या पूजा के समय में भी वेदों का उच्चारण करेंगे। और इसके बदले में उन्हें गिफ्ट दिए जाते थे। क्षत्रियों से एक्सपेक्टेशन होता था बैटल लड़ेंगे और लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि लोगों को बचाएंगे। वैश्यास से ये एक्सपेक्टेशन रखा जाता था कि वैश्य जो होते थे वो अपने काम करेंगे, यानी कि जो फार्मर है वो फार्मिंग का काम करेंगे, जो हर्डर्स है वो हर्डिंग करेंगे, और जो ट्रेडर है वो ट्रेडिंग का काम करेंगे। उसके अलावा सूतराज जो होते थे इनसे एक्सपेक्टेशन, इनसे अलग ग्रुप, ये तीनों से अलग होता था, यानी कि फार्मर, हर्डर और ट्रेडर से अलग। तो कहने का मतलब है इनसे किस तरीके का एक्सपेक्टेशन रखा जाता था, तो इनसे सबसे बड़ी बात थी, एक्सपेक्टेशन रखा जाता था कि ये लोग जो हैं राजा के लिए बेगार करेंगे, यानी कि मुफ्त का काम करेंगे। अब बात करें हम प्रिंटेड ग्रेवेयर की, तो प्रिंटेड ग्रेवेयर जो होता था इसके प्लेट और बॉल्स आते थे। और मेनली जो है कॉमन वेसल्स होते थे। ये प्रिंटेड ग्रेवेयर एक मतलब फाइन टच के होते थे, नाइस होते थे, स्मूथ सरफेस वाले होते थे। स्पेशल ओकेजन पर इम्पोर्टेंट पीपल को स्पेशल फूड इसमें सर्व किया जाता था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज़ द प्रिंटेड ग्रेवेयर, जिसमें लोगों को मतलब स्पेशल पर्सन्स को या इम्पोर्टेंट पर्सन को स्पेशल फूड स्पेशल ओकेजन पर सर्व किया जाता था। बात करें जनपदास की, तो जनपदास के बारे में एक बात मैं बता दूं कि जो राजा बड़े सेक्रीफाइसेस किया करते थे, जो राजा बनते थे, उन्हें ही मतलब मेनली जनपदास उन्हीं से रिलेटेड होता था। इसमें जन का मतलब होता है लोग और पदास का मतलब होता है भूमि, यानी कि जन जो होते थे जहाँ पर अपने फुट सेटअप करते थे या फिर जहाँ अपने पैर जमाते थे या जहाँ पर वो सेटल डाउन होते थे, वो सारा एरिया जनपद कहलाता था और वो राजा के अंतर्गत आता था। एग्जीबिशन के दौरान आर्कोलॉजिस्ट ने ये पाया है कि जनपदास का सेटलमेंट हुआ करता था पुराना किला इन दिल्ली में। ये इसका एग्जाम्पल है हस्तिनापुर, मेरठ,
के नज़दीक, ये भी उसका एग्जाम्पल है। और अतरंजी खेरा एटा के नज़दीक यूपी में पड़ता है, ये भी जो है जनपदास का एग्जाम्पल है। लोग यहाँ पर झोपड़ी बना के रखते थे, मवेशी पालते थे और अदर जानवरों को भी पालते थे। राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगरकेन, सीसम और मस्टर्ड उगाया करते थे। ये लोग मेनली अर्थिन पॉट्स को बनाते थे। कुछ ग्रे कलर के होते थे, कुछ रेड कलर के, मतलब कलर करते थे ये लोग। और मेनली पेंटेड ग्रे वेयर भी होता था। और उसके अलावे जो ये ग्रे पॉट्स होते थे, ये पेंट किए जाते थे, सिंपल लाइन होते थे, उसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी बनाए जाते थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वही मिट्टी का बर्तन है जो काफ़ी ज़्यादा फाइन होता था और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता था। इसी में स्पेशल ओकेजन पर लोगों को स्पेशल फूड प्रोवाइड किया जाता था। उसके अलावे ये इस पे सिंपल लाइनिंग बने हुए होते थे और ज्योमेट्रिकल पैटर्न बने हुए होते थे। ये है इम्पोर्टेंट जनपदास और महाजनपदास, जो कि इसमें मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा कि इसमें मगधा जो था काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बात करें महाजनपद की, तो मोस्टली महाजनपदास की कैपिटल सिटी होती थी और इसे फोर्टिफाइड किया जाता था। फोर्टिफिकेशन इसका इसलिए होता था क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इसे दुश्मनों से या लोगों से बचाया जाता था। और सबसे पहली बात ये थी कि रूलर को इसे कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती थी और बाहरी आक्रमण से इसे प्रोटेक्ट भी किया जाता था। मेनली फोर्टिफिकेशन के लिए फोर्ट के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े वॉल बनाए जाते थे, और जो कि लकड़ी के हो सकते थे, जो ईंटों के हो सकते थे या पत्थरों के हो सकते थे। फोर्ट्स मेनली जो बनाए जाते थे घरों के मतलब किलों के चारों तरफ जो फोर्टिफिकेशन होता था, ये अब जैसा कि मैंने बताया कि अटैक और प्रोटेक्शन से बचाने के लिए होता था। और उसके अलावा जो रूलर्स होते थे वो अपनी प्रॉस्पेरिटी को, वो अपनी रिचनेस को दिखाने के लिए भी ऐसा करते थे और फोर्टिफिकेशन करवाते थे, एक इम्प्रेसिव वॉल बनवाते थे जो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता था। उसके अलावे ये जो फोर्टिफिकेशन है, इससे रूलर को कंट्रोल करना, यानी कि राजा को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा, मतलब पूरे राज्य को कंट्रोल करना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके लिए एक वेल प्लान की ज़रूरत पड़ती थी। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी। कम से कम लाखों ईंट या पत्थरों की ज़रूरत पड़ती थी फोर्टिफिकेशन की। और सबसे बड़ी बात है कि इनॉर्मस लेबर की ज़रूरत पड़ती थी, जिसमें औरतों को, बच्चों को या मर्दों को लगाया जाता था इस काम के लिए। और इसमें काफ़ी ज़्यादा, मतलब रिसोर्सेस, पैसे खर्च होते थे फोर्टिफिकेशन में। फोर्टिफिकेशन वाल जो है एक कौशाम्बी में है, और अभी मैं इसका पिक्चर आपको शो करूँगा। ये है वॉल जो फोर्टिफिकेशन के लिए कौशाम्बी में इस्तेमाल किया गया है। लगभग 2500 वर्ष पहले का है, और ये मेनली इलाहाबाद यूपी में है अभी। और ये फोर्टिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा, जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े दीवार खड़े किए जाते होंगे। और तो इसके अलावा ये देख के समझ में आती है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती होगी, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती होगी, काफ़ी ज़्यादा इनॉर्मस लेबर की भी ज़रूरत पड़ती होगी। हमने जिन राजाओं के बारे में वेदों में पढ़ा था, वो राजा इन राजाओं से अलग थे, क्योंकि वो जो राजा होते थे उनके पास ना तो कोई स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी, जबकि इनके पास स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी। उनके पास वो टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, बल्कि गिफ्ट पर ही डिपेंड रहते थे लोगों के। लेकिन ये लोग प्रॉपर टैक्स कलेक्ट करते थे। और उसके अलावा इनके पास जो होती थी, वो जो वेदों में जो राजा हुए हैं, उनके पास कोई बड़ा महल भी नहीं होता था। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि
वो राजा जो होते थे वेदों में उन्हें चुना जाता था, और वो उनके स्किल के अकॉर्डिंग चुना जाता था, उनके वेरियरनेस के कारण से चुना जाता था कि कौन कितना ज़्यादा प्रतापी है या फिर कौन कितना ज़्यादा बहादुर है। लेकिन यहाँ बात हम कर रहे हैं उन राजाओं की जो आर्मी मेंटेन करते थे, जो सोल्जर्स रखते थे, उन्हें रेगुलर सैलरी पेमेंट करते थे, और उसके अलावा पंच मार्क कोइन भी सैलरी के रूप में दे दिया करते थे। बात करें अगर हम टैक्सेस की, एज द रूलर, महाजनपदास जो थे बिल्ट हुज फोर्ट, ये लोग बड़े फोर्ट बनाते थे, मेंटेन करते थे एक बड़ी आर्मी को। इन्हें ज़रूरत पड़ती थी रिसोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा, और उसके अलावा इन्हें कलेक्ट करनी पड़ती थी टैक्सेस को, ताकि वो अपने बहुत बड़ी आर्मी को मेंटेन कर पाएँ, फोर्ट्स को मेंटेन कर पाएँ। और ओकेजनल गिफ्ट के जगह पर ये लोग, ये राजा जो हैं जनपद के, इन लोगों ने टैक्स कलेक्शन का रूल भी स्टार्ट किया था। वे क्रॉप पर भी लेते थे टैक्स। तो कहने का मतलब है कि जो फार्मर हुआ करते थे वो खेती करते थे, तो खेती का कुछ पार्ट राजा को देते थे। उसके अलावा क्राफ्ट पर्सन जो होते थे क्राफ्टिंग का काम करते थे, तो ये क्या काम करते थे टैक्स के तौर पे, महीने में एक बार या 2 बार राजा के लिए कुछ कपड़े बना देते थे। इस तरीके से इनका टैक्स कंप्लीट हो जाता था। और हर्डर्स जो होते थे ये टैक्सेस इस तरीके से पे करते थे कि अगर मान लिया जाए कि राजा के यहाँ पार्टी हो रही है, तो राजा के यहाँ वो क्या करते थे, 2 बकरियाँ सेंड कर दिए, उसके बदले में वहाँ पर मतलब उसकी पार्टी हो गई। और इसके अलावा एनिमल प्रोडक्ट दे करके वो करते थे। अब जैसे कि घी दे दे, मक्खन दे दे, दूध दे दे, ये सारे एनिमल प्रोडक्ट वो दे करके भी टैक्स को पे करते थे। जबकि ट्रेडर्स जो होते थे गुड्स देते थे, गुड्स देने के थ्रू वो अपना टैक्स पे करते थे। उसके अलावा हंटर और ग्रेडर्स जो थे वो जंगल पर डिपेंड करते थे, और जंगल के जैसे लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे, वो जंगल के प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करते थे। तो वो लोग क्या करते थे, मेनली लकड़ियाँ काट के राजा को पहुंचा देना, वहाँ के फ्रूट वगैरह पहुंचा देना, या फिर मधुमक्खियों को हटाकर मतलब छत्ते से शहद निकाल करके राजा को पहुंचा देना। तो इस तरीके से वो टैक्स पे करते थे। बात करें चेंज इन एग्रीकल्चर की, तो मेनली एग्रीकल्चर में मेजर 2 चेंजेस आई थी। उनमें से पहला चेंजेस ये था कि वुडन प्लग शेयर के जगह पे आयरन प्लग शेयर इस्तेमाल होने लगा, ताकि जो हैवी क्ले सॉइल्स हैं उनको भी बहुत जल्दी से पोला किया जा सके या टर्न ओवर किया जा सके, इससे नीचे की मिट्टी ऊपर आए और खेती यानी कि पैदावार बढ़े। और उसके अलावे दूसरी बात ये थी कि ट्रांसप्लांटिंग से पैडी का सिस्टम लेके आया गया। इसकी शुरुआत की गई, जिसके तहत क्या होता था कि सब पहले क्या था कि बस आयरन प्लग शेयर का इस्तेमाल जैसे हो रहा है तो वुड प्लग शेयर का इस्तेमाल होता था। उसमें खेत में क्या होता था, खेत की जुताई कर देते थे और उसके बाद उसमें बीज छिड़क देते थे और पौधा उग जाता था। लेकिन इसमें क्या करना था, ट्रांसप्लांटिंग में सबसे पहले प्लग शेयर, अब चूँकि आयरन प्लग हो गया था तो आयरन प्लग से प्लगिंग कर देना है। और प्लगिंग के अलावे उसमें जब बीज फर्स्ट टाइम डाला जाएगा तो उससे जो भी सैपलिंग्स निकलेंगे उन्हें दोबारा निकाल लिया जाएगा, और मतलब मिट्टी से, और दोबारा से रिप्लांटेशन किया जाएगा, जिसे ट्रांसप्लांटिंग कहा गया। और उसमें क्या होगा कि प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब बात करते हैं क्लोज लुक ऑफ मगध की। तो मैंने जैसा आपसे कहा था जनपद और महाजनपद में कि मगध जो थी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट महाजनपदों में से एक था, जहाँ 200 सालों तक राज किया गया था। सबसे बड़ी इसकी खास बात ये थी कि यहाँ गंगा और सोन बहते थे, और इम्पोर्टेंट ये भी था कि यहाँ ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटीज़ अच्छी थी, वाटर सप्लाई अच्छी थी, यहाँ की लैंड की फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और जो मगध का पार्ट था मेनली फॉरेस्टेड था। और यहाँ पर जिस कारण से हाथी बहुत ज़्यादा थे, तो हाथी होने के कारण से ये मेनली जंगलों में रहते थे। इन्हें कैप्चर करके इन्हें ट्रेंड करके और अपनी आर्मी में राजा रख लेते थे। फॉरेस्ट जो होता था ऑल्सो प्रोवाइड करता था वुड, जिससे घर बन जाते थे। उसके अलावा बैलगाड़ी बनाया जाता था, रथ गाड़ी बनाया जाता था। उसके अलावा आयरन ओर माइंसेस थी। आयरन ओर्स माइंसेस का मेनली इस्तेमाल जो होता था, आयरन का इस्तेमाल
टूल्स बनाने के लिए, मजबूत टूल्स या मजबूत हथियार बनाने के लिए भी होते थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मगध है, ये मगध का इलाका है और ये पूरा का पूरा जो है बिहार में पड़ता है मगध। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रूलर का जनपद था। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रूलर्स हुए थे और उसके अलावे टोटल 16 महाजनपद थे। मगध के दो पावरफुल रूलर हुए, बिंबिसारा और अजातशत्रु, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा एरिया कन्क्वायर किया था। उसके अलावे एक महापद्मनंदा हुए, अनदर इम्पोर्टेंट रूलर हैं। इनका नाम इसलिए भी आता है क्योंकि इन्होंने नॉर्थ वेस्ट के पार्ट को कंट्रोल किया था, उसके सब कॉन्टिनेंट को। उसके अलावा अब बात करें हम राजगृह की, तो राजगृह जिसे राजगीर के नाम से जाना जाता है, ये बिहार में है। ये मगध का कैपिटल हुआ करता था। उसके अलावे बाद में इसे शिफ्ट करके पाटलिपुत्रा या पटना रखा गया था, जो 2300 ईयर्स अगो बना था। एक्चुअली अलेक्जेंडर 2300 ईयर्स अगो अलेक्जेंडर जो था, मैसिडोनिया का शासक था, वो चाहता था कि वो पूरे वर्ल्ड को कन्क्वायर करे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उसने इजिप्ट को और वेस्ट एशिया को कन्क्वायर तो कर लिया, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब वो आया तो ब्यास नदी तक पहुंचा और चाहता था कि वो ईस्टवार्ड की तरफ आगे बढ़े, लेकिन जो उसके सोल्जर्स थे आगे बढ़ने से मना कर दिए। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो डरते थे और उनको इस बात की जानकारी थी कि जो इंडिया के रूलर्स हैं उनके पास वास्ट आर्मी है, पैदल सेना है, सोल्जर्स हैं, चैरियट्स हैं और एलिफेंट्स हैं। इस कारण से वो लोग डर रहे थे। अ क्लोज लुक ऑफ वज्जी। वज्जी के बारे में एक बात मैं कहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किंगडम था। वज्जी जो थी, वज्जी का कैपिटल वैशाली। इसमें की सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ की जो गवर्नमेंट थी गना और संगा थी, यानी कि कोई एक रूलर यहाँ रूल नहीं करता था। यहाँ पे बहुत सारे रूलर मिल करके रूल करते थे और एक राजा नहीं हुआ करते थे। लगभग 1000 की भी संख्या में राजा यहाँ पर हो जाते थे। और दूसरी बात ये थी कि ये जो राजा थे परफॉर्म करते थे एक साथ रिचुअल्स को। उसके अलावा इनके पास एक असेंबली थी। ये असेंबली किस लिए होती थी? तो जिस तरीके से पार्लियामेंट है उसी तरीके से ये असेंबलीज़ होती थी, जिसमें वो सारे राजा एक साथ एक जगह बैठकर मतलब असेंबली में डिस्कस किया करते थे किसी भी मैटर पर। वो चाहे इकोनॉमिकल मैटर हो, वो चाहे पॉलिटिकल मैटर हो, वो चाहे सोशल मैटर हो, सारे मैटर पर ये लोग एक साथ बैठ के डिस्कशन करते थे, डिबेट करते थे। फॉर एग्जांपल अगर मान लिया जाए कि वज्जी पर अटैक हो जाए, तो अटैक होने पर ये लोग असेंबली में एक जगह इकट्ठा होते थे, बातचीत करते थे और डिबेट करने के बाद ये सोचते थे कि इस थ्रेट को हम लोग कैसे ख़त्म करें। उसके अलावा हालांकि ये बात भी थी कि औरतें, दास और जो कर्मकारास थे, इन्हें इस असेंबली में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं थी और ये लोग इस असेंबली में पार्टिसिपेट मेनली नहीं करते थे। दूसरी बात अगर हम करें दीघा निकाय की, तो दीघा निकाय एक फेमस बुद्धिस्ट बुक है। एक्चुअली इस बुद्धिस्ट बुक में बुद्धा के स्पीचेस दिए हुए हैं और मेनली गना और संघा के बारे में मैंने जो आपसे कहा वो कम्प्लीटली डिफाइंड है इसमें, जो कि 2300 ईयर्स अगो यानी कि 2300 साल पहले लिखे गए हैं। बात करें हम अजातशत्रु और वज्जी की, तो अजातशत्रु चाहता था कि वो वज्जी पर अटैक करे, इसलिए उसने अपने मिनिस्टर को, फरस्कार को बुद्धा के पास भेजा एडवाइस के लिए इसी मैटर पर। तो बुद्धा से वज्जी मतलब बुद्धा से ये बात जब उसने कही, यानी कि वर्षकार ने कही फुल असेंबली के बारे में, और राजा मतलब गौतम बुद्ध ने ऐसा जब सुना तो उन्होंने क्लियरली ये बात कहा कि जब तक वहाँ असेंबली है, तो उन्होंने कुछ बातें डिफाइन करते हुए
बताई थी वर्षकार को, वो कुछ ये थी कि अगर वहाँ पर पब्लिक असेंबली चलती है, अगर वहाँ लोग एक साथ एक जगह बैठ कर एक्ट करते हैं, उसके अलावा वो लोग इस्टेब्लिश रूलर्स हैं और रूल को इस्टेब्लिश किए हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है ये कि वहाँ पर एक राजा तो है नहीं, और राजा जब एक नहीं है तो वहाँ पर हजार भी राजा हो सकते हैं मेनली, और वे लोग किसी भी मैटर पर एक साथ बैठ कर के बातचीत करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो लोग एक जगह बैठकर बातचीत करने के अलावा वो दूसरों को रिस्पेक्ट भी देते थे, और इनका जो रूल इस्टेब्लिश था ये मेनली सबके द्वारा फॉलो भी किया जाता था। और दूसरी बात ये थी कि वज्जी में औरतों को जबरन नहीं रखा गया था, फोर्सफुली नहीं रखा गया था। वहाँ पर सभी को रिस्पेक्ट मिलता था, सभी को सपोर्ट मिलता था, सभी की बातों को मतलब बड़ों की बातों को मेनली सुना जाता था। और जो चैत्यास थे, चैत्या जो थे इसे मेंटेन किया जाता था शहरों में भी और गाँव में भी। और मेनली जो बुद्धिमान सेंट होते थे, इन्हें जो डिफरेंट बिलीव्स को फॉलो करते थे, रिस्पेक्ट को फॉलो करते थे, उन्हें कंट्री में घूमने की, कंट्री में रहने की, कंट्री में अपने मतलब ओपिनियंस को, अपने विचार को, या फिर अपने शिक्षा जो उसके एजुकेशंस हैं उसे वो चाहे तो स्प्रेड भी कर सकता था। इस तरह की अनुमति उसे खुलेआम मिली हुई थी। और इन सारी बातों के रहते हुए गौतम बुद्धा ने यही बात कही थी कि अगर इतना कुछ उनके पास है और ये सारी चीज़ें अगर उनके पास जब तक रहेंगी तब तक कोई भी राजा वहाँ पर शासन नहीं कर पाएगा। और इसीलिए उन्होंने मेनली ऐसा तो कम्प्लीटली नहीं कहा था कि मतलब कोई शासक रूल नहीं कर पाएगा और ये जीत नहीं पाएगा, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि तब तक मुश्किल है जब तक वहाँ पर असेंबली जैसी चीज़ें चल रही हैं, जब तक वहाँ पर यूनिटी जैसी चीज़ें चल रही हैं, रिस्पेक्ट जैसी चीज़ें चल रही हैं, तब तक वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मेनली जो राजा थे पावरफुल किंगडम के, ये हमेशा चाहते थे संघा को कन्क्वायर करना, लेकिन कर नहीं पाते थे। काफ़ी लंबे समय तक संघ और गण का राज्य चला, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाए ये लोग। लेकिन मेनली अगर कोई गना और संघा को ख़त्म कर पाए थे तो वो केवल गुप्ता रूलर थे, जिन्होंने इस रूल को ख़त्म कर दिया था। तो मेनली हम बात कर रहे थे कि अब ये चीज़ें हैं कि कैसे आखिर जो राजा होते थे वो मेनली सबसे पहले बात किए थे हम लोग जनपद की। तो जनपदास में वो लोग क्या करते थे कि रूल करना शुरू किए, अपने हॉर्स सेक्रीफाइस करने शुरू किए, और धीरे धीरे ये बढ़ कर के महाजनपद में कन्वर्ट होने लगा। और राजा जो थे मेनली ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करना चाहते थे, या यूँ बोले तो कन्क्वायर करना चाहते थे। और इस कारण से उनमें एक सबसे बड़ी बात थी कि उनमें सबसे बड़ी बात और भावना ये थी कि हमारा रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा हो। और वेदों के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ था नहीं। राजा जो होते थे उसमें बिल्कुल अलग हुआ करते थे, उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार राजा बनाया जाता था। लेकिन यहाँ तो घोड़े दौड़ा करके लोग राजा बन जा रहे थे, हॉर्सेस सेक्रीफाइसेस के द्वारा राजा बन जा रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं सही तो नहीं था। और बात करें अगर हम लोग डेमोक्रेसी की या रिपब्लिक की, तो सबसे बड़ी बात है जो कि चैप्टर के अंत में लिखा हुआ है, अर्ली रिपब्लिक। तो अर्ली रिपब्लिक जो महाजनपदास थे ये कम्प्लीटली सही रूल नहीं था, और ना कि ऐसे रूल्स जो थे ठीक है चलाए तो जा रहे थे बट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं थे। और हम लोगों ने जैसा कि वहाँ पढ़ा भी कि वुमेंस को और शूद्रास को हॉर्स सेक्रीफाइसेस में एंटर करने की ज़रूरत नहीं थी, या फिर उन्हें एंटर नहीं करने दिया जाता था, या उन्हें इसमें परफॉर्म करने नहीं जाता था। तो ये कहीं सोशल इविल्स थे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर हाजिर होऊंगा नए वीडियोस के साथ। ओके, ओके, थैंक यू।